रुक करते हैं खबर का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मंगलवार को देश भर के कई राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के लिए की गई है। वहीं एनआईए ने यह छापेमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा ठिकानों पर की है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना समेत कई गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 4 बजे एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ नरेश सेठी के आवास पर पहुंची थी। सेठी की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को खंगाला जा रहा है। घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर सेठी हत्या, फिरौती समेत अन्य कई संगीन मामलों में शामिल रहा है। आपको बता दें कि वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तो आपको बता दें कि एनआईए ने गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मंगलवार को देश भर में कई राज्यों में आपको बता दें कि ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के लिए की गई है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित जुड़ गए हैं, साथ ही ललन सिंह जी जो कि एक रक्षा विशेषज्ञ हैं साथ में जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है न्यूज पर। ललन सिंह जी, सबसे पहले सवाल आप ही से रहेगा, इस तरह की एनआईए जो कार्रवाई कर रही है इसको आप कैसे देखते हैं? भारत के विभिन्न राज्यों में जो एनआईए का ये छापामारी हो रहा है, ये 2 चीजों के जानकारी के साथ हो रहे हैं। एक तो वो जो गैंगस्टर हैं जो देश और विदेश के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और वो अब लगभग आतंकवाद के साथ जुड़ चुके हैं। और आतंकवाद तो हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आफत का घर हो चुका है। और इस दहशत को खत्म करने के लिए ये जो एनआईए की जो छापामारी हो रही है उसमें एक्चुअली एनआईए के साथ ईडी और मिलिट्री इंटेलिजेंस और आपके स्टेट के जो सूचना तंत्र है और सीबीआई, इन सभी की सूचनाओं के आधार पर और जो पहले दौर के एनआईए का जो छापामारी हुई है उसके पूरी पूछताछ के जानकारी के निचोड़ से इन जगहों पे छापामारी हो रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि छापामारी इतना जरूरी है क्योंकि अगर देश में आतंकवाद और गैंगस्टर दोनों तालमेल के साथ अपने कार्य में प्रयासरत हो जाएंगे तो और भी आपातकाल की स्थिति हो जाएगी आंतरिक सुरक्षा के बाबत। तो ये जो 51 जगहों पे आज छापामारी हुई है इसमें काफी कुछ दस्तावेज और कुछ ऐसे चीजें मिली है जो कि बाद में खुलासा होंगी, लेकिन इन्हीं आधार पर अगला भी जो शक वाले जगह हैं, जो लोग हैं, जो हाइड आउट है, उनके ऊपर भी छापामारी होगी जो देश के लिए बहुत सही निर्णय और मार्ग प्रशस्त हो रहा है। जी अमित कुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे कि नरेश सेठी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एनआईए ने वो कौन से खास सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं जो नरेश सेठी के खिलाफ और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है उसके थ्रू? देखिए, सीधे तौर पे हम कहें कि हर एक सबूत जुटाया जा रहा है। देखिए, अब बात करें कि अब एग्जैक्टली उन ट्रेस जो उनके हेल्पर्स हैं, इस बार हम कह सकते हैं कि एनआईए वो चाहती है कि जितना हो सके जो हेल्पर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, जो मॉनिटरी सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट वो सब प्रोवाइड कराते हैं, उनको ट्रैक किया जाए। उसको लेकर चाहे हम बात करें उनके वकीलों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सगे संबंधी, उन सबके घरों पे रेड की जा रही है। एक बड़ा अगर हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी जो रेड की गई थी, हम कह सकते हैं कि आज एक बाकायदा चंडीगढ़ में लॉयर के घर पे रेड की गई, क्योंकि वो लगातार हम कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स के केस लड़ रहे थे और लगातार कई हाई प्रोफाइल केस उनके पास आए थे। तो आप देख सकते हैं एनआईए हर एक लिंक जो हम कह सकते हैं उनके फ्रेंड्स हो चाहे नोन रिलेटिव्स हो, ताकि हर एक लिंक पकड़ा जा सके और चाहे कोई भी ऑप्शन उनके पास ना बचे, ताकि उनका हर एक जो सपोर्टर है, हर एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो हेल्पर है, उनके ऊपर नजर रखी जा सके और कोई पुख्ता सबूत एनआईए के हाथ लग सके। अमित, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से एनआईए की छापेमारी चल रही है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कई जगह पर छापेमारी हुई, कई लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं?
हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कि अगर आज हम बात करें कि जो चंडीगढ़ पंजाब में रेड हुई है, ये हम कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरी है, जितने भी कई प्रोमिनेंट गैंगस्टर्स अगर हम कहें पंजाब में एक्टिव हैं, या फिर हम कहें कि अभी जो आरपीजी अटैक हुआ था पंजाब की विजिलेंस बिल्डिंग पे, उससे रिलेटेड जितने भी थे, उन सबसे ही अगर हम कहें कि बाकायदा हम कह सकते हैं कि एनआईए बड़ी सख्ताई से कार्रवाई कर रही है। सिद्धू मूसेवाले के लॉयर के जो सिद्धू मूसेवाले के ऊपर हमला करने वाले के केस लड़ रही हैं, उनके घर पे रेड हुई थी। तो सीधे तौर पे जैसा मैं कह रहा हूँ कि आज चंडीगढ़ में बाकायदा एक वकील के घर पे रेड हुई। क्यों? क्योंकि वो कई हाई प्रोफाइल गैंगस्टर्स के केस हैंडल कर रही थी, गैंगस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो एनआईए आज उनके घर पे भी गई थी ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्री सबूत, अगर हम कह सबूत है जो उनके, उसको चेक किया जा सके, अगर जरूरत लगी तो उसको सीज किया जा सके। इसको लेकर लगभग 3-3.5 घंटे बाकायदा अगर हम कहेंगे एडवोकेट शैली शर्मा उनके घर पे रेड चलती भी रही। उनसे भी हमने बात की, उन्होंने ये चीज बताया कि क्योंकि खुद बकायदा एनआईए मानती है, जब उन्होंने कुछ सवाल किया कि आखिर मेरे घर रेड क्यों हो रही है एज एडवोकेट, तो उन्होंने कहा कि आप 3 प्रोमिनेंट गैंगस्टर्स हैं, उनके केस लड़ रही है, इसके चलते हम आपके घर पे रेड करें, क्यों कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है कि कहीं आपके संपर्क में अन्य गैंगस्टर्स ना हो। तो ये देख सकते हैं कि एनआईए हर एक, अगर हम कहें जो उनको ऑप्शन मिल रहा है उसको देख रही है, और किसी भी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन छोड़ नहीं रही कि कहीं यहाँ से कोई गैंगस्टर बच ना जाए। जी ललन सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से एक वकील के घर पर छापेमारी होती है, इससे एक वकीलों के बीच एक बहुत अहम मैसेज जाएगा कि जिस प्रकार से कोई भी गैंगस्टर्स हो, अगर उसका कोई केस ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में बहुत सी चीजें बहुत साफ संदेश दिया हुआ है। हर चीज का एक सीमित दायरा होता है, वो चाहे एडवोकेट हो, फौजी हो, या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 51 जगहों पे जो रेड हो रही है, उसमें गजवाई और जैसा कि आपने देखा, और पंजाब के अंदर उन्हीं लोगों के ऊपर हो रहा है, और उनको संदेश दी जा रहा है कि अगर आप किसी गलत को, अगर आप किसी तरह से सहायता करते हो, चाहे वो कोई भी कारण हो, आप उसके लिए बंदिश आपके ऊपर संविधान ने लगाया हुआ है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हाल के दिनों में जो राजस्थान के अंदर 2 बच्चों को अपहरण हुआ और दिल्ली में उनका शव आज मिला है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गैंगस्टर हैं, ये अपहरण विरोधी, इससे इनको पैसे की जरूरत है। इनका वजूद हमारी सुरक्षा बलों ने, हमारे सूचना तंत्र ने लगभग खत्म करने की तैयारी कर दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज छापामारी है, वो चाहे लॉरेंस जैसे लोग हों या कोई भी गैंगस्टर हो, हिंदुस्तान में या कनाडा से उनका संबंध हो, लेकिन इनकी वजूद को खत्म करने का ये एनआईए, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो इनको बेहतर से बेहतर सूचनाएं दे रही हैं, और चाहे वो हवाला की हो, सामरिक हो, या पीएफआई और कार्यवाही के साथ हो, लेकिन अगर कोई देश विरोधी तत्व के साथ कार्यरत है तो उसको समाप्त करने का एनआईए का जो छापेमारी है ये बहुत अहम है, और इसको हम ये मान सकते हैं कि आगे इनके वजूद को खत्म करने का ये सबसे अच्छा प्रक्रिया है जो हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी कुछ लोग विरोध और हंगामा, और जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं खास करके घाटी के अंदर, जो कि बोल सकते हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो या गुप्तार गैंग हो, ये सभी इस तरह की बातें और बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि आतंकियों का मन बढ़ता है। और यही कारण है कि आपके घाटी के अंदर लगातार शोपिया के अंदर पहले एक बचत और उसके बाद कल कन्नौज उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या हुई है, जो बहुत ही दुखद है। और ये एक सोची समझी रणनीति है जो चुनाव आने से पहले अपने वजूद को कायम करने के लिए ये प्रयासरत है। अमित, जो छापेमारी चल रही 50 से ज्यादा ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है, तो इसकी एनआईए को जो सूचना मिली थी, क्या कोई खुफिया सूचना थी या फिर किसी से इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ये जानकारी मिली थी जो 50 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे बात करें तो ये एनआईए की तरफ से खुद की जो सूचना आधारित है, जो उनके अपने खुद के सोर्सेज हैं उसके जरिए। देखिए, ये पहली रेड नहीं है, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी रेड की गई थी पंजाब, हरियाणा और यूपी के अलग अलग ठिकानों पे। देखिए, यहाँ पे इस बार जो टारगेट किए जा रहे ये गैंगस्टर्स के रिलेटिव्स हैं, जो गैंगस्टर्स के घर हैं, जो अगर हम कह सकते हैं वो गैंगस्टर्स हैं, जो कुछ ऐसे गैंगस्टर जो देश छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ ऐसे गैंगस्टर जो जेल में है, पर उनका अभी भी नेटवर्क एक्टिव है। तो उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए देखिए अब जो पुलिस या एनआईए की कार्रवाई हो रही है, इसलिए हो रही है कि वो नेटवर्क तोड़ा जाए, क्योंकि इस नेटवर्क का मिसयूज अब सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं कर रहे हैं, बाकायदा देश विरोधी ताकतें भी कर रही हैं। चाहे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें या फिर जो लोग पंजाब शहर पूरे देश का माहौल खराब करना वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अब एनआईए कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि ये नेटवर्क ही खत्म कर दिया जाए, कि अगर गैंगस्टर इसका मिसयूज करें तो उनके लिए वो नेटवर्क छोड़ना ही नहीं है। तो इसलिए उनके बाकायदा हर एक जगह रेड, चाहे वो उनके दोस्त हो, चाहे उनके रिलेटिव्स हो, चाहे उनका अपना खुद का घर हो, हर जगह हम कह सकते हैं प्रोएक्टिवली टीम्स रेड कर रही हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट
या कोई भी सबूत हाथ लग रहा है तो उसे जब्त भी करिए और सख्त से सख्त कार्रवाई के मूड में सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि एनआईए नजर आ रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हेल्पर को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया हो, चाहे फिर उन्होंने अपने घर पे पनाही क्यों ना दी हो। जी ललन सिंह जी, अभी अमित कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो देश के बाहर भी बैठे हैं, लेकिन नेटवर्क जो उनका है वो इंडिया में काम कर रहा है। उस नेटवर्क को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या सिर्फ ये जो एनआईए छापेमारी कर रही है, क्या इससे कोई उनको फर्क पड़ेगा या फिर कोई और एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा? कैसे देखते हैं इसको आप? संदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। और जो आपके पत्रकार महोदय ने बताया बहुत सही बताया। अगर वो देश के अंदर अपने एजेंटों, अपने गुर्गों और अपने लोगों के माध्यम से देश के विरोध में कार्यरत है, तो जो फॉरेन में बैठे हो, चाहे कनाडा में हो, अमेरिका में हो या किसी और देश में बैठे, उनके लिए हमारे पास बहुत सी संभावनाएं और इसी सूचनाओं और आधार के आधार पर इंटरपोल के जैसे अथॉरिटी को कांटेक्ट किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के थ्रू उनके विदेश मंत्रालय को संबंध बनाकर उन लोगों के ऊपर चौकसी और उनके ऊपर सर्विलेंस और इसी आधार के ऊपर उनको प्रत्यावर्तन अपने देश में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज ही आपको पता है कि दिल्ली के अंदर इंटरपोल का एक बहुत जबरदस्त सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब ने साफ लफ्जों में कहा है कि आतंकवाद के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और भारत ने अपनी बहुत कुर्बानी चाहे यूनाइटेड नेशन शांति मिशन में भी दी है और इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जिससे दुनिया के अंदर कोई भी आतंकवाद या कोई भी गलत कार्यों के साथ लिप्त है तो उसके ऊपर पकड़ और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का उस देश का हक बनता है जिस देश में वो पैदा हुआ और इसी देश से बाहर जाकर अब देश के खिलाफ अपने हरकतों को जारी रखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो कनाडा में हो और चाहे किसी भी देश में, लेकिन उसके ऊपर भारत सरकार अपने विदेश मंत्रालय और अपने एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई शुरू कर चुका है, जबकि एनआईए अंदर में और जरूरत के अनुसार वो सीबीआई हो, ईडी हो और कोई भी एजेंसी हो, वो विदेशों में भी जाके इनको अरेस्ट करेगी, इसमें कोई शक नहीं। ललन सिंह जी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईडी और सीबीआई जो भी अपने पुलिस प्रशासन है वह विदेशों में जाकर उनको गिरफ्तार करेगी, लेकिन एक सवाल और उठता है, क्या जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश में एक मुर्तजा कांड हुआ था, जो गोरखनाथ मंदिर में हमला किया था उसने, आपको अच्छे से पता होगा, उसके बाद वह स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। क्या जो गैंगस्टर्स हैं और स्लीपर सेल्स ये एक ही जैसे काम करते हैं? किसी का मैसेज आने पर काम करते हैं? कैसे काम करने का तरीका क्या होता है इनका? एकदम संदीप जी, आप कह रहे हैं, ये जो इनोसेंट लगते हैं, जो किसी जगह पे अपने टारगेट को पहचान लेते हैं, रेकी कर लेते हैं, उनको बाहर से विदेशी नेटवर्क से निर्देश मिलते हैं, उनको आर्थिक मदद मिलती है, उनको सामानों का खेल दिया जाता है और उस इलाके को पूरी रेकी करने में उन लोगों को मदद दिलाते हैं जो और भी उनके गुर्गे उस इलाके में व्यवस्थित है और अपने तौर पे पूरी तौर पे स्थापित है। तो आपने जो मुर्तजा का बात कहा, पहले उसने बोला कि साहब ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन पता चला कि ये तो इंटेलेक्चुअल है और ये नेपाल तक और बहुत से निर्देश पाकिस्तान से ले रहा था और सोची समझी रणनीति से वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा कारनामा करने के चक्कर में था। तो ये एनआईए जो कोई भी काम करती है, जैसा आपने प्रश्न पूछा, तो वो पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेती है और उसी के आधार पर गुप्त रूप से पूरी जानकारी लेने के बाद उनके ऊपर रेड और छापामारी करती है और अगर उसमें और भी कुछ मिलता है तो उससे वो आगे बढ़ता है, अन्यथा उसको कानून के समक्ष पेश करके उसको कानूनी रूप से जो भी सही सजा है निष्पक्ष रूप से वो दिलाने की कोशिश करता है, जिससे कि पूरी नेटवर्क चाहे भारत के अंदर हो या बाहर हो वो खत्म हो जाए और इसकी आज जरूरत भी है। अमित कुमार, आपसे जानकारी चाहेंगे, आपने बताया था कि वकील के घर पे भी छापेमारी चल रही है, वकील के घर से क्या कुछ अहम सबूत हासिल हुए हैं एनआईए को अभी तक? देखिए, सीधे तौर पे बात करें तो अभी तक अगर हम कहें कि जब हमने वकील से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे घर से कोई डॉक्यूमेंट रिकवर नहीं किया गया। देखिए, कई चीजें, कई पहलू है। तो पहले वो एक लॉयर है और एज अ लॉयर उनके पास एक क्लाइंट लॉयर प्रिविलेज होती है, तो कई डॉक्यूमेंट जो उनको उनके क्लाइंट्स की तरफ से दिए जाते हैं वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी तक जैसे हमें उनकी तरफ से जानकारी मिली शैली शर्मा से कि उन्हें डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लेके गए, पर हाँ उनके फोन, जो उनके 2 फोन से वो एनआईए जरूर अपने साथ ले गई। उनकी तरफ से ये तथ्य दिया गया था कि जो उनके कॉल्स आ रही हैं वो बाहर से इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सवाल उनकी तरफ से किया गया था कि एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान है और उसके तहत उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसे में उनके साथ जो उनके फोन्स भी लिए गए वो भी लीगल नहीं है। तो कई सवाल चीजें अभी भी हैं जो बाकायदा पेंडिंग रह गई है। तो क्या आखिर क्या 3 गैंगस्टर्स को लेकर ये कार्रवाई है या फिर कोई और अन्य पहलुओं भी कंसिडर करना होगा?
ललन सिंह जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो आंतरिक मामले होते हैं उनमें ज़्यादा आप एक्सपर्ट रहते हैं, चीज़ों को ध्यान से सुनते और देखते हैं। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से सरकार कोई भी एक्शन लेती है, चाहे गैंगस्टर्स हो या कोई आतंकवाद के खिलाफ हो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, पंजाब का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, सरकार के एक्शन लेते ही जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो कोई ना कोई बयानबाजी करने लगती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस बयानबाजी से विपक्ष को बचना चाहिए? देखिए, मैं पहले ये कहूं कि अब अब्दुल्ला साहब की बोली और घाटी में बोली, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब कोई नेता अपने स्वार्थ में निहित हो जाता है और देश की सुरक्षा और देश के शांति और सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, तो यही होता है जो कि आपको शोपिया में हुआ है। 2 मजदूर जो टीन सेट के अंदर सोए हुए हैं, वो गरीब दिहाड़ी मजदूर जिनका कोई भी वास्ता नहीं है किसी आतंकवाद और किसी अशांति से, उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक के उसकी जान ले लेना, ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अनावश्यक रूप से कई ऐसे नेता हैं, खास करके आप देखिए कि घाटी में क्या हुआ। 2 दिन पहले उन्होंने क्या बोला और बोलते ही इस तरह का टारगेट किलिंग। 2 हो गए, एक पहले पंडित और उसके बाद 2 मजदूर। और सवाल इस बात का है कि इनको गोली और कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर कंट्रोल नहीं है तो ये देश के लिए बहुत एक तरह का राजनीतिक आतंकवाद, इसको मैं बोल सकता हूँ एज ए सुरक्षा जानकार। मैं आंतरिक सुरक्षा से बहुत लंबा समय अपने प्रदान किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि आतंकवाद और राजनीतिक आतंकवाद आज के डेट में एक जैसे हो गए और भारत सरकार पहले भी इसके ऊपर एक्शन कर चुकी है। अगर देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला साहब के जमाने में भी जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने भी इनको कैद किया था। और अगर इसी तरह से हमारे घाटी के अंदर दमन करेंगे तो उनको 100% इनके साथ कानूनी कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है, अन्यथा ये बहुत सी समस्याएं पैदा करेंगे और घाटी नहीं पूरे देश में अनावश्यक। और विदेशों में भी आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंग्लैंड में हो और भी कंट्री में हो, एकदम वो लगातार भारत के प्रति दुष्प्रचार और दुष्प्रचार और अफवाह करके छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इन नेताओं को अपने पूरी पे कंट्रोल। अमित, अभी आपने जिक्र किया था कि कुछ जो वकील के पास फाइलें थी वो क्लाइंट के द्वारा दी गई, कुछ सबूत होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वकील के पास थे। लेकिन अगर जो एनआईए के हाथ वो लगे हैं तो क्या जो उनकी फाइलें थी वो एनआईए खंगालेगी? क्योंकि सबूत तो कहीं भी से मिल सकते हैं। आपने बैंक डिटेल की जिक्र की थी कि बैंक के जो स्टेटमेंट लिया गया है, बाहर से ट्रांजेक्शन हुए थे अकाउंट में, तो क्या उसके आधार पर कोई एनआईए एक्शन ले सकती है या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन मिले हैं उसको जो शक की नजर से देखने वाले हों? आप कैसे देखते हैं इसको पूरा? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कई चीजें होती है। एक क्लाइंट लॉयर प्रिविलेज होती है जो हम कह सकते हैं कि किसी भी वकील और उनके क्लाइंट के बीच में होती है, जिसमें कई चीजें अगर हम कहें जो उनका क्लाइंट उन्हें डिस्क्लोज करता है वो हम कहते हैं जनतक नहीं की जा सकती, वो उनके अपने कॉन्फिडेंस में होती है और ये इनके बकायदा प्रावधान है। पर सवाल यहाँ पे यही है, क्या अगर वो क्लाइंट प्रिविलेज के अंदर कवर थी या नहीं थी, ये कई पहलू। अभी देखिए, डॉक्यूमेंट एज सच कोई भी नहीं लेके गई है। जो हमें जानकारी है खुद अगर हम कहें कि जो एडवोकेट ने दी है, उन्होंने कहा उनके दोनों मोबाइल फोन्स लेके गई हैं और वो दोनों मोबाइल फोन्स लेके जाना भी अलाउड नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बाकायदा बार काउंसिल, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से एनआईए के डायरेक्टर को चिट्ठी भी लिखी गई है कि जो कदम उठाए गए, जो रेड की गई, वो बिल्कुल गलत है और निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिविलेजेस होती है कुछ एडवोकेट के पास जो कहीं ना कहीं वायलेट होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे वही सवाल होते हैं कि ऐसा अभी तक डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं कंसिडर किए गए कि आप कोई लेके गए, पर यहाँ पे सवाल ये कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये लॉयर्स अगर हम कहेंगे कि लगातार ही वो केसेस लड़ते हैं तो उनके कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कई आरटीआई से लगाए जाते हैं, कोई खुद वो प्रशासन से लेते हैं, खुद वो कुछ उनके क्लाइंट से रिसीव होते हैं। तो कई चीजें होती हैं जो विद इन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंडर आ जाती है अगर एनआईए उन्हें लेके जाती है। तो सवाल यहीं पे यही है कि अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए, पर कंसिडरेबल उनके पावर में था, वो चाहते तो ले जा सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल है और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बाकायदा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार काउंसिल ने चिट्ठी भी लिखी है कि ये जो स्टेप एनआईए की तरफ से उठाया गया वो गलत था। ललन सिंह जी, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से आपसे एक सवाल रहेगा कि आप कैसे देखते हैं इसको? जिस प्रकार से बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, बाहर से पैसा जाता है, जो भी क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, उनको पैसा कहीं ना कहीं से फंडिंग होती है। क्या बैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव किया जा सकता है कि जो बैंक में पैसा आता है, जिसने पैसा भेजा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, क्या पता लग सकता है? क्या कुछ ऐसा देश की सुरक्षा के लिए कुछ किया जा सकता है जिससे जो क्राइम होता है, ऑनलाइन क्राइम कहें इसको, या गैंगस्टर के पास पैसा आता है, आतंकवादियों के पास पैसा आता है, उस पर रोक लग सके? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? एकदम किया जा रहा है। ऐसा सामान्य लोगों के बैंक अकाउंट के ऊपर नहीं होता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो
यहाँ भी शक वाले स्थिति जी, पैदा हो रही है, चाहे वो घाटी में हो, जम्मू में हो या भारत के किसी भी मतलब राज्य में हो, जहां भी ये शक हो जाता है कि ये वो लोग, चाहे वो किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जिनको विदेशों से पैसा आ रहा है, चाहे वो हवाला के माध्यम से आ रहा हो या लगातार करोड़ों का 2 से 3 दिन के अंदर उनके अकाउंट में आ रहे, तो वो डाउटफुल स्थिति हो जाती है। और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई इस तरह का अमाउंट, चाहे वो करप्शन का हो या भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो या किसी आतंकवाद के लिए हो, वो समझ में बैंक को जरूर आता है और वो सूचना देते हैं, और चाहे वो दे या वो अपने हिसाब से उन एजेंसी को देते हैं जिस एजेंसी ने उनको पहले से सतर्क होने के लिए। और यही कारण है कि इनके बैंकों में पकड़ हो रही है और आर्थिक रूप से ये कमजोर हो रहे हैं। और खास करके जम्मू कश्मीर में ये जो आपने संदीप जी पूछा है, वो पूरी तौर पे अभी एनआईए इसके लिए कार्यरत है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सामान्य लोगों के लिए, उनके लिए इस तरह की गोपनीय चीज, वो प्राइवेसी को कहीं छेड़छाड़ नहीं होता। लेकिन जो लोग डाउटफुल हैं, जो हमारे एनआईए के लिस्ट में हैं, जो हमारी और एजेंसियों के साथ उनकी जानकारी जारी है कि ये कहीं न कहीं किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल ललन सिंह जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो संगठन से किसी जुड़े होते हैं और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं एक्शन सरकार को लेना ही पड़ेगा। ललन सिंह जी, आपने अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अमित जी, आप जुड़े, आपने एक अहम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।